तो आज हमने वेबिनार कंडक्ट किया है वो स्केल कंप्यूटिंग के ऊपर है, SC3 के ऊपर। जो पहले वेबिनार को अटेंड करते आए हैं वो उनको थोड़ी नॉलेज होगी कि स्केल कंप्यूटिंग बेसिकली है क्या, क्योंकि ऑलरेडी वो हमारे साथ इंगेज रहे हैं वेबिनार में, हमने लास्ट जो वेबिनार करवाए। तो आज जो हमारा मकसद है वेबिनार कंडक्ट करने का, आज हमने जो है इसका लाइव डेमो दिखाना है प्रोडक्ट का। जो हमारे पास आज जो पूरी इसकी डिवाइस है, पूरा इसका डेटा सेंटर है, वो पूरा आपको दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पे हमारे पास वो चल रहा है। और बाकी जो इसकी वर्चुअल मशीन हैं वो आपको दिखाएंगे कि वर्चुअल मशीन कैसे हम लोग मैनेज कर रहे हैं और कैसे आप उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। तो पूरा डिटेल आप इसको आज जो है पूरा इसके ऊपर डेमो है लाइव, तो इसमें आपको ये पता चल रहा होगा स्केल कंप्यूटिंग के वर्चुअल मशीन के बारे में पता चल रहा होगा, एज कंप्यूटिंग जो है उसके बारे में पता चल रहा होगा। और जो डेटा सेंटर आपके हैं यहाँ पे अगर लगाते हैं अपनी कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या किसी भी आपको कस्टमर आपसे रिक्वायरमेंट करता है कुछ, उसको जो है SCI की रिक्वायरमेंट है कंपनी के अंदर, तो हम आपको सब चीज़ें ब्रीफ करके बताएंगे कि बेसिकली अगर आप कोई कस्टमर आता है तो हम कैसे उसके लिए ये प्रोवाइड कर सकते हैं और ये सब चीज़ें हैं वो कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो आपके लिए भी इजी है कि आप कैसे इसको पिच करेंगे, वो हम चीज़ें भी सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे। बाकी कोई भी आपका क्वेश्चन हो, आप बिल्कुल इसमें जो है आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आप कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप बिल्कुल अनम्यूट कर लीजिएगा अपना माइक, या फिर अपना चैट बॉक्स पे क्वेश्चन डाल दीजिएगा, ताकि हम जो है उसी वक्त जो आपकी जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाए। और कोई भी आपको चैलेंज देखे इसके अंदर कि यार चैलेंज इसमें ये मसला हो सकता है आगे फ्यूचर में, तो आप वो भी हमें बताएं, ताकि हम अगर वो उसके कोई हल है तो हम आपको अभी क्लियर कर पाए चीज़ है, ताकि आगे कोई कस्टमर से कोई मसला ना हो। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके वेबिनार का। अगर थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट जो है थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन दे देंगे स्किल कंप्यूटिंग का, थोड़ा इसका बता देंगे कि स्किल कंप्यूटिंग बेसिकली है क्या, ताकि किसी को नहीं पता या उनके जो है नया लोग कोई ज्वाइन किया है हमारे वेबिनार में, ताकि उसको पता चले स्किल कंप्यूटिंग क्या है और ये क्या क्या बेनिफिट्स और ये जो है रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहा है कैसे कर रहा है कंपनी के अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे जो टेक्निकल टीम है सरप्रीत, जो इस प्रोडक्ट को पूरा देख रहे हैं स्किल कंप्यूटिंग, वो आपको पूरा इसके ऊपर ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे, और जो सारी चीज की जो लाइव डेमो है उसको पूरा आपको बताएंगे। तो ओवर टू सरप्रीत। थैंक यू कश्यप। एज यूजुअल हम जो स्टार्ट लेंगे बेसिकली स्केल कंप्यूटिंग की कुछ इंट्रोडक्शन में आपको दूंगा। सलाम अलैकुम एवरीवन। हम असल में एक्साइटेड हैं ये डेमो के लिए, क्योंकि ये बड़ा जो है ना वो आपके लिए भी एक बड़ा एक अमेजिंग एक्सपीरियंस होगा कि ये प्रोडक्ट जो है ना वो किस तरह एक डेटा सेंटर को और आईटी मैनेजर की जिंदगी को किस तरह आसान करती है। जो सिंप्लिसिटी है इसका एक की फीचर है जो कि किसी भी डेटा सेंटर के लिए एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो आप अपने कस्टमर के ऊपर ऑब्वियसली बहुत सारे काम करते रहते हैं, मतलब उसकी रिक्वायरमेंट आपके पास आती रहती है। तो उसमें हो सकता है कि ये जो है ना वो डिफरेंट लेवल के ऊपर ये किसी आईटी मैनेजर को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह सपोर्ट कर सकती है, वो आप हमारे साथ कोऑर्डिनेट करके फ्यूचर में हम उसके ऊपर मिल के काम कर सकते हैं। इसकी डिफरेंट एप्लीकेशन हो सकती हैं। एक कोर डेटा सेंटर भी हो सकता है, एक अपना एक माइक्रो डेटा सेंटर भी इस पे हम डिप्लॉय कर सकते हैं। इसके ऊपर हम जो है ना वो एक कंप्लीट रिमोट साइट या ब्रांच साइट का जो या एज साइट है उसको भी डिप्लॉय कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास फॉर्म फैक्टर मौजूद हैं इस सोल्यूशन के, जो कि हम इस प्रेजेंटेशन में कुछ चीजें आपको बताएंगे और फिर हम आखिर में जो है ना वो डेमो की तरफ मूव होंगे। सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन ऑलरेडी आप मोस्ट ऑफ द पार्टनर होगा के पास, जो कि सॉफ्टवेयर का 1987 से कंटिन्यूसली आईटी या कम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करती है। उसके बाद हमने जो है ना वो कुछ अपना जो स्ट्रेटजी है वो चेंज करके हम अब आ गए हैं डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें आप अभी स्क्रीन पे देख रहे होंगे सोफोस, बाराकुडा, एनईसी, ओवरलैंड, स्केल कंप्यूटिंग, आर्कसर्व, एडवांटेज 2000 है, असरा वॉइस है, अल्केटेल लूसेंट है, और एंड पॉइंट प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास कॉसोसिस मौजूद है। मीनवाइल फ्रॉम स्टार्ट जो स्केल कंप्यूटिंग की फंडिंग है, जो कि आपको ये बताएगी कि ये जो है ना वो ग्लोबली इसकी स्टैंडिंग क्या है। सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं डेल ईएमसी या फिर एचपी की सिंप्लिविटी के साथ। सिंप्लिविटी एचपी
और इनका अगर हम कंपेयर करें तो बेसिकली आपको जो विलिंगनेस टू रेकमेंड में आपको जो है ना वो टॉप पे मिलेगा स्केल कंप्यूटिंग। उसके बाद ओवरऑल कैपेसिटी आप कैपेबिलिटी जो है ना वो ऑलमोस्ट सेम मिलेगी बाकी प्रोडक्ट के मुकाबले में, ठीक है। लेकिन जो सपोर्ट है वो इनकी रॉबस्ट और 365 सपोर्ट अवेलेबल होती है फॉर द एनी सिचुएशन, जिसमें कोई डिजास्टर सिचुएशन आती है या कोई माइनर या मेजर इशू आता है, तो इसकी जो है ना वो रेटिंग अगर आप देखें तो सपोर्ट की जो है ना वो हाईएस्ट रेटिंग है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड है वो कंपेयर कर रही है VMware का vSAN और माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर डेटा सेंटर। उसमें भी जो है ना वो आपको जो विलिंगनेस टू रेकमेंड में जो है ना ये टॉप के ऊपर मिलेगा, ठीक है, स्केल कंप्यूटिंग की प्रोडक्ट। और सपोर्ट में भी आपको जो है ना वो ये इसकी रैंकिंग जो है ना वो टॉप पे मिलेगी। तो ये जो बेसिकली कंपैरिजन है वो है गार्टनर का पीर इनसाइट, ठीक है, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं गार्टनर की साइट के ऊपर। उसके बाद हम न्यूटेनिक्स के साथ कंपेयर करें तो उसमें भी हमें जो है ना वो इसकी जो रैंकिंग है वो ऑलमोस्ट उससे ज़्यादा मिलती है न्यूटेनिक्स में। तो ये बेसिकली एक ओवरऑल पिक्चर है इस प्रोडक्ट की, जो कि ग्लोबली स्टैंडिंग है बाकी प्रोडक्ट के मुकाबले में। ये भी कंपैरिजन है जो कि ऑरेंज लाइन क्लियरली आपको डिफाइन करेंगे कि वेयर इज दिस प्रोडक्ट। अच्छा, अब उसके बाद ये एक स्केल कंप्यूटिंग का जो है MCI MQ है, जिसमें लीडर्स में दो प्रोडक्ट्स हैं करंटली, न्यूटेनिक्स और VMware। जबकि अगर आप क्या कहते हैं निच प्लेयर में देखें तो स्केल कंप्यूटिंग कमिंग टुवर्ड्स दी लीडर्स, बेसिकली चैलेंजर की तरफ वो मूव हो रही है। तो उसमें जो है ना वो क्या कहते हैं जिस तरह ये प्रोडक्ट ग्रो कर रही है तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि क्या कहते हैं लीडर स्टेटस तक ये जो है ना वो इजीली पहुंच सके। अच्छा, इसकी जो है ना वो प्रोडक्ट की अगर आप देखें तो 600 प्लस पब्लिश केस स्टडीज मौजूद हैं, 500 प्लस ऑनलाइन कस्टमर रिव्यूज मौजूद हैं, ठीक है, मोस्टली वाइडली व्यूड, जिसमें एज साइड वर्चुअलाइजेशन और HCI सोल्यूशन को जो है ना वो ये सर्च के अंदर अवेलेबल होता है। 5 स्टार HCI वेंडर में ये शामिल है, ठीक है ना, और हाईली रेटेड एज और वर्चुअलाइजेशन सोल्यूशन ये जो प्रोडक्ट है वो अवेलेबल है। अच्छा, ये एक थोड़ा सा हिस्ट्री है HCI सोल्यूशन की, जो कि 2013 से 2020 तक एक पिक्चर देगी आपको कौन कौन सी प्रोडक्ट जो है ना वो ने जो है ना वो अपनी एक पोजीशन मेंटेन की है। जबकि 2013 में सिस्को, 14 में डेल EMC, 15 में डेल EMC था, 16 में HP सिंप्लिसिटी, 17 में सिस्को, 18 में डेल EMC, 19 में स्केल कंप्यूटिंग और 20 में भी स्केल कंप्यूटिंग। जबकि एज कंप्यूटिंग में द ओनली प्लेयर which provide the complete edge solution is scale computing। अच्छा, अब थोड़ा सा प्रोडक्ट का ओवरव्यू लेते हैं कि ये एक्चुअली सोल्यूशन है क्या। दिस इज अ सिंपल हाइपर कन्वर्ज या हाइपर कन्वर्ज इंफ्रास्ट्रक्चर इंटीग्रेटेड कंप्यूट स्टोरेज एंड वर्चुअलाइजेशन लेयर इंफ्रास्ट्रक्चर इनटू अ सिंगल सॉल्यूशन आर्किटेक्चर, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। सर्वर, स्टोरेज और हाइपरवाइजर को कंबाइन करके हम एक सॉल्यूशन हमें मिल जाता है HC3 का, which is called HC3 स्केल कंप्यूटिंग HCI। ये इसके की फीचर्स या इसके की पिलर्स हैं, जो कि जिस तरह मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये किसी भी डेटा सेंटर या IT मैनेजर की जिंदगी को किस तरह आसान बना सकती है, जिसमें ऑल इन वन हाई अवेलेबिलिटी एप्लीकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिंप्लिसिटी इज द की पॉइंट, यूनिफाइड मैनेजमेंट है, प्री कॉन्फ़िगर स्टोरेज मिल जाता है आपको, और इसकी डिप्लॉयमेंट विद इन आवर्स आप किसी भी डेटा सेंटर में आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, अवेलेबिलिटी इसका एक बिल्ट इन फीचर है विच इज कॉल्ड सेल्फ हीलिंग। सेल्फ हीलिंग विच मीन्स कि आपकी जो भी नोड है अगर डाउन होती है या कोई वर्चुअल मशीन डाउन होती है, ये ऑटोमेटिकली सेंस करके इंटेलिजेंटली उस VM को जो है ना वो किसी वर्किंग गुड नोड के ऊपर अप कर देगा, ठीक है। अच्छा, बैकअप और रेप्लिकेशन इसका बिल्ट इन फीचर मौजूद है। अच्छा, DR एज अ सर्विस इसके अंदर मौजूद है। अगर आप कोई DR बिल्ड करना चाह रहे हैं ऑन अ क्लाउड विच इज पार्टनर विद द गूगल क्लाउड, तो आप इजीली किसी भी कस्टमर की जो प्राइमरी साइट है साथ साथ आप DR क्लाउड के ऊपर स्टैब्लिश कर सकते हैं या बिल्ड या डिप्लॉय कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है स्केलेबिलिटी। फ्रॉम अ सिंगल नोड टू सीमलेसली स्केल आउट कर सकते हैं। कस्टमर एक 3 नोड्स का क्लस्टर डिप्लॉय कर देता है। फ्यूचर में अगर इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है अकॉर्डिंग टू द स्टोरेज, रैम
या कंप्यूट, सिंपल वो एक न्यू नोड ऑर्डर प्लेस करेगा और आप उस क्लस्टर में उस नोड को इजीली ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप जो नोड्स की कॉन्फ़िगरेशन है वो मैच करनी चाहिए, विच मीन्स कि अगर आपने ऑलरेडी एक सिल्वर प्रोसेसर के साथ 64 GB रैम और तकरीबन 2 TB की अगर आपने क्लस्टर डिप्लॉय कर दिया है, फ्यूचर में अगर आपसे हायर कॉन्फ़िगरेशन डिप्लॉय करते हैं उस क्लस्टर में, तो वो इजीली एक्सेप्ट करेगी उसको और वो उसके साथ मैच कर लेगा। उसके बाद अफोर्डेबिलिटी अगर देखें तो कंप्लीट स्टैक आपको मिल जाता है इस सोल्यूशन में। आपको कोई इजाफी सॉफ्टवेयर, कोई लाइसेंस या कोई हिडन कॉस्ट नहीं होगी उसमें। तमाम सॉफ्टवेयर जो कि किसी भी HCI या डेटा सेंटर को चलाने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं वो इसके अंदर बिल्ट इन आपको अवेलेबल होंगे, जिससे आपकी जो कॉस्ट और जो प्राइसिंग है ना वो काफी जो है ना वो मिनिमम रहती है। सेंट्रलाइज मैनेजमेंट इसके अंदर मौजूद है, जो कि आप किसी भी मल्टीपल साइट्स को या मल्टीपल क्लस्टर को एक सिंगल वेब कंसोल से मैनेज करते हैं, जिसमें आपको साइट मॉनिटरिंग मिल जाती है, एप्लीकेशन और पॉलिसी डिप्लॉयमेंट मिल जाती है और अपग्रेड मैनेजमेंट मिल जाती है। तो ये इसके बेसिकली की फीचर्स हैं जो कि ये आपको ऑफर करेगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक कंपैरिजन है किसी भी सॉल्यूशन का बाकी प्रोडक्ट के साथ। मतलब HC3 का जो सॉल्यूशन है, ठीक है, अभी आप जो करंट स्क्रीन देख रहे हैं ये कोई HCI सॉल्यूशन है जो कि 64 GB रैम का है और उस पे जो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है विच कंज्यूम अराउंड 24 to 64 GB इटसेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद आप ऑन टॉप उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो 6 VM डिप्लॉय कर सकते हैं 6 GB की, जबकि 32 GB का अगर कोई अदर सॉल्यूशन मौजूद है मार्केट में तो वो भी 24 से 64 GB रैम कंज्यूम करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए, जबकि आप उस पर सिर्फ 1 VM डिप्लॉय कर सकते हैं। जबकि ये हमारा HC3 जो सॉल्यूशन है वो इटसेल्फ 1 से लेकर 4 GB रैम इसको चाहिए सिर्फ इस ऑपरेटिंग सिस्टम और अपना क्या कहते हैं हाइपरवाइजर को ऑपरेट करने के लिए। उसके बाद ऑन टॉप 64 GB के मॉडल में आप इजीली 10 VM 6 GB की डिप्लॉय कर सकते हैं, जबकि 32 GB का मॉडल है उसमें आप इजीली 4 VM डिप्लॉय कर सकते हैं HC3 के ऊपर। जबकि इनके जो है ना वो 16 GB का भी मॉडल मौजूद है और 8 GB का भी मॉडल मौजूद है, जो कि डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए आप अवेल कर सकते हैं फॉर द एज साइड या रिमोट साइड। मीटिंग में अच्छा, उसके बाद जो है ना वो ये इसके की फीचर्स हैं, जिसमें आपको फिट्स एनी साइज डिप्लॉयमेंट फ्रॉम एज टू द डेटा सेंटर, सेल्फ हीलिंग टॉलरेंस और कंपोनेंट इसके अंदर मौजूद है, इंटेलिजेंट स्टोरेज पूलिंग है, नथिंग टू बी कॉन्फ़िगर्ड, क्योंकि इसके साथ हर चीज स्टोरेज की इंटीग्रेटेड है, तो इसमें आपको जो है ना वो कोई सेपरेट स्टोरेज को मेंटेन या मैनेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। हाइपर एफिशिएंट आईओ पाथ है, क्योंकि इसके अंदर डैश है, अटैच ड्राइव्स हैं, तो उसमें VSA मॉडल कोई नहीं है, तो उसमें आपको एफिशिएंसी जो है ना वो फुल परफॉर्मेंस मिल जाती है किसी भी स्टोरेज मीडिया की। हाइपरवाइजर इसमें इंक्लूड है, आपको कोई थर्ड पार्टी हाइपरवाइजर इसमें की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। 24/7 365 इन हाउस स्केल केयर सपोर्ट आपके लिए अवेलेबल होगी। क्लाउड इंटीग्रेशन है जो कि गूगल क्लाउड के ऊपर आप अवेल कर सकते हैं कोई भी DR साइट। अच्छा, नेटिव बैकअप और DR फीचर इसके अंदर बिल्ट इन मौजूद है। अच्छा, कोई एक्सपर्टीज इसको डिप्लॉयमेंट के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। हम अभी आगे जब इस पे स्लाइड प्रोसीड करेंगे तो आपका आइडिया हो जाएगा कि कितनी देर में हम इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी है इन अ बिल्डिंग विद अ डिफरेंट नोड, तो बेसिकली डिफरेंट नोड को भी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं क्लस्टर के अंदर। अच्छा, अब हम बेसिकली इसमें जो कवर करेंगे बेसिकली आर्किटेक्चर को डिस्कस किया हमने, डिप्लॉयमेंट ऑप्शन देखते हैं और फॉर्म फैक्टर क्या है इसके अंदर। फॉर्म फैक्टर अभी आप बेसिकली इसका जो आर्किटेक्चर है, जैसे मैंने बताया कि VSA मॉडल होता है, उसमें आपका स्टोरेज जो है वो कंप्यूट से अलग होता है, जिसमें आपको सेपरेटली स्विच वगैरह जो है ना वो मेंटेन करना पड़ता है। उसके बाद स्टोरेज को सेपरेट मेंटेन करना पड़ता है और स्टोरेज की इटसेल्फ एक लाइसेंसिंग होती है। अच्छा, अगर हम VSA मॉडल देखें तो उसमें हमें 3 नोड क्लस्टर 96 से 300 GB रैम रिक्वायर्ड होता है और 12 कोर्स की जो है ना वो आपको कंप्यूट या प्रोसेसिंग पावर रिक्वायर्ड होता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज को चलाने के लिए।
और स्टोरेज की परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए हमें जो बॉटलनेक आती है वो एक क्या कहते हैं कनेक्टिविटी होती है। इसके अलावा अपनी जो कंप्यूट पावर होता है VSA का, वो एक जो है ना वो बॉटलनेक बन जाता है। जबकि हमारे केस में अगर आप देखें तो इंटीग्रेटेड स्टोरेज हमें मिल जाता है, जिसमें एक 3 नोड का क्लस्टर जो है वो 12 GB रैम रिक्वायर्ड होगी कंप्लीट क्लस्टर को, ठीक है। और इसका जो फ्रैक्शन ऑफ कोर्स रिक्वायर्ड होंगी सिर्फ स्टोरेज को मेंटेन करने के लिए, और आप पूरा डेटा सेंटर 12 GB में जो है ना वो इजीली ऑपरेशनल रख सकते हैं। अच्छा, ये इसका एक वो है डायग्राम, डिप्लॉयमेंट के डायग्राम, किस किस तरह आप इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। सेंट्रलाइज डेटा सेंटर आपके पास मौजूद है, ठीक है, जो कि एक 6 नोड का एक क्लस्टर है। अच्छा, लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास बैकअप का ऑप्शन मौजूद है, जो कि आप DR साइड पे कोई भी क्लस्टर डिप्लॉय कर सकते हैं और इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने सेंट्रल डेटा सेंटर के साथ। अच्छा, आपके पास अगर कोई बैकअप नोड है, एक सिंगल नोड जो कि क्रिटिकल एप्लीकेशन को आप रेप्लिकेट करना चाह रहे हैं DR साइट के ऊपर, तो उसके लिए सिर्फ आप एक नोड ऐड करें और क्रिटिकल मशीन्स को डायरेक्टली या VMs को डायरेक्टली DR कर दें बैकअप नोड के ऊपर। तीसरा ऑप्शन आपके पास है क्लाउड यूनिटी, जो कि आप क्लाउड के ऊपर ये जो सेंट्रल डेटा सेंटर का वर्कलोड है उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं फॉर द DR पर्पस। चौथा ऑप्शन आपके पास आ जाता है NAS का, जो कि आप सिर्फ और सिर्फ बैकअप पर्पस के लिए अपनी VM का या डेटा का बैकअप कर सकते हैं DR साइट के ऊपर, NAS के ऊपर। अच्छा, राइट साइड पे अगर आप देखें तो आपके पास सेंट्रल डेटा सेंटर आप किसी भी लोकेशन 1 या लोकेशन 2 को इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप कोई माइक्रो डेटा सेंटर जो कि एज कंप्यूटिंग में आ जाता है या रिमोट ऑफिस या ब्रांच ऑफिस के लिए सोल्यूशन हो सकता है, जो कि आप माइक्रो डेटा सेंटर या माइक्रो नैनो डेटा सेंटर स्टैब्लिश कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास जो ये सारा नेटवर्क या डिप्लॉयमेंट है वो एक सिंगल वेब कंसोल से मैनेज करेंगे, विच इज HTML5 ब्राउजर, ठीक है। तो ये इसकी एक ब्यूटी है प्रोडक्ट की, कि आप तमाम का तमाम जो वर्कलोड है वो वेब ब्राउजर के थ्रू मैनेज या मेंटेन करेंगे। अच्छा, ये फॉर्म फैक्टर है जो कि डिफरेंट मॉडल्स में अवेलेबल है। सबसे पहले जो इसका मॉडल आता है HE150 विच इज कॉल्ड माइक्रो एज। उसके बाद HE500 आता है विच इज कॉल्ड आल्सो एज, यानी कि एज साइड के लिए है वो। नेक्स्ट मॉडल हमारे पास आ जाता है HC1200 या फिर HC3000। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो मोस्टली GPU इनेबल्ड या NVMe का ऑप्शन मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास मॉडल आ जाता है HC5000, जो कि इट्स आल्सो GPU इनेबल्ड और ये होगा कोर साइट के लिए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है HC3 का क्लाउड यूनिटी, जो कि क्लाउड पे आप इजीली DR स्टैब्लिश कर सकते हैं कस्टमर की नीड के मुताबिक। तो ये सारी जो है ना वो डिफरेंट टाइप की कॉन्फ़िगरेशन आपको मिल जाती है, जिसमें GPU, CPU, इसकी कोर, हार्ड ड्राइव, SSD, ये सारी कॉम्बिनेशन से कस्टमर की रिक्वायरमेंट को हम इजीली फुलफिल कर सकते हैं। ओके, चलें, अभी तक बेसिकली हमने फुल्ली बल्कि ब्रीफली इंट्रोडक्शन दे दिया स्केल कंप्यूटिंग की HC3 का। उसमें उसमें अच्छा, उसमें हमारे पास अभी तक के जो क्यूरीज या क्वेश्चंस अगर आपके हों तो काइंडली चैट यूज कर लें या अपना माइक ऑन करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ताकि हम फिर डेमो की तरफ मूव हों और जो प्रोडक्ट का जो इंट्रोडक्शन है वो होपफुली फुल्ली अंडरस्टैंड हो, ताकि बाकी चीजें आगे जो ना स्मूथली अंडरस्टैंड हो सके। हम यहाँ 1 मिनट वेट करते हैं, उसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। मीनवाइल किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर सकता है, अगर दूसरा कोई रिक्वायरमेंट आई है किसी कस्टमर के थ्रू तो वही बता सकता है। तो जो भी आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं, अभी हम बंद करके वेट कर लेते हैं।
ओके, नो मोर क्वेश्चन, तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं कि हम बेसिकली करने क्या जा रहे हैं। हमारे पास हाइपर कोर जो HC3 है, वो हम 1 to 3 बिल्ड योर डेटा सेंटर, यानी कि हम 3 स्टेप में अपना डेटा सेंटर एस्टैब्लिश करेंगे। कैसे? सबसे पहले हमें एक डिप्लॉय करना है नोड, और उसको हम कनेक्ट करते हैं नेटवर्क के साथ, जिसमें माउंट द सर्वर इन रैक। अच्छा, प्लग इन इट विद द लैन स्विच, पावर अप ऑल नोड्स, नंबर 1। नंबर 2 हमारे पास आ जाता है इनिशियलाइज नोड एंड क्लस्टर। 2 कमांड्स होती हैं जो कि नोड्स को इनिशियलाइज करने के लिए हमें हर नोड्स के ऊपर वो इनिशियलाइज करनी पड़ेगी कीबोर्ड और स्क्रीन के थ्रू। जब हम नोड को इनिशियलाइज कर देते हैं, उसमें हमें कुछ डिटेल प्रोवाइड करनी पड़ती है नेटवर्क की, जो कि हमें इनिशियल नेटवर्क जो हमने डिजाइन किया होगा अकॉर्डिंगली हम उसकी आईपीज वगैरह डिफाइन करते हैं। अच्छा, वो डिटेल देने के बाद हम एक कमांड रन करेंगे ऑन अ तमाम नोड्स के ऊपर 1 by 1। नेक्स्ट हमें क्लस्टर बिल्ड करने के लिए एक सिंगल कमांड रन करनी पड़ती है फर्स्ट नोड के ऊपर। जैसे ही हम ये रन कमांड करते हैं तो हमारा जो है ना वो क्लस्टर अवेलेबल हो जाता है, और हम उसको जो है ना थर्ड में हमारा डेटा सेंटर अवेलेबल हो जाएगा। इट इज रेडी। लॉगिन टू द वेब ब्राउजर, डिप्लॉय और माइग्रेट योर VMs और वर्कलोड, एक्सेस VM on a web, RDC, RDP और VNC। आप इजीली अपना जो है ना वो वर्कलोड एक्सेस कर सकते हैं थ्रू वेब, RDP या VNC। ओके, अच्छा, अब हम बेसिकली हम इस डेमो में क्या कवर करेंगे। एक क्रिएट करेंगे VM, फ्रेश VM। उसके बाद VM को क्लोन करेंगे। एक्सपोर्ट कैसे करते हैं हम उसको देखेंगे। किसी फॉरेन VM को कैसे इंपोर्ट करते हैं, स्नैपशॉट कैसे मैनेज होगा इसके अंदर। नोड फेलियर करके हम देखेंगे कि हमारा जो नोड अगर फेल होती है उस केस में हमारी जो मशीन है वापस कितनी देर में अप हो जाती है गुड वर्किंग नोड के ऊपर। और नोड को फेल बैक करेंगे ताकि हम दोबारा जब नोड ऐड करते हैं क्लस्टर में तो वो दोबारा अपना वर्कलोड नॉर्मल कर लेगी, और उसी नोड के ऊपर वो जो VM डिसअपेयर हुई थी या डैमेज हुई थी वो दोबारा रिस्टोर हो सके। ठीक है ना? ओके, अच्छा, अब हम बेसिकली अपनी स्क्रीन स्विच करते हैं क्लस्टर की तरफ। ये हमारा क्लस्टर आ गया आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच इज कॉल 192.168.2.201। ये हमारी क्लस्टर की IP है। ये हमने इसका पासवर्ड प्रोवाइड किया। ओके, दिस इज अवर वेब कंसोल ऑफ HC3 स्केल कंप्यूटिंग, जो कि मैं अब सबसे पहले आपको एक इंट्रोडक्शन देता हूँ इसका GUI का। ये बेसिकली GUI क्या है। सबसे पहले आप स्केल कंप्यूटिंग लोगों के साथ जो टॉप के ऊपर बार देख रहे हैं, जो कि एक प्रोग्रेस बार बता रहा है CPU, रैम का यूजेज, डिस्क का यूजेज, IOPS स्टेटस और लेटेंसी। ये टोटल जो हम सोल्यूशन यानी हम आपको जो अभी दिखाने जा रहे हैं वो टोटल 6 कोर्स का हमारे पास एक क्लस्टर मौजूद है। टोटल इसकी जो रैम है जो कि VM के लिए यूटिलाइज हो सकती है वो है 45.6 GB, जबकि 18.2 GB यूटिलाइज हो चुकी है। IOPS डिस्क स्टोरेज अगर आप देखें तो 649 अवेलेबल है और 308 GB अभी तक यूटिलाइज हो चुकी है। ये बेसिकली करंट क्लस्टर का स्टेटस आप स्क्रीन पे देख रहे हैं।
जो नेक्स्ट लेवल आता है वो आता है नोड का स्टेटस। नोड के स्टेटस में आपको रैम और डिस्क का सेपरेटली स्टेटस मिल जाता है। अच्छा, जो ये जो तमाम जो आपको ये जो बॉक्स नजर आ रहे हैं, ये बॉक्सेस बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जो पैनल हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं ईच नोड, यानी कि 192.168.2.201 मेरी एक नोड है, दूसरी नोड का नंबर है 202 और तीसरी का है 203। अब उसके बाद अगर हम रैम वाइज देखें तो बेसिकली करंटली 202 के ऊपर मेरी 2 VM अभी ऑपरेशनल हैं या वर्किंग कंडीशन में है, विच इज कॉल्ड विंड डोमेन और सोफोस की फायरवॉल इसके ऊपर डिप्लॉयड है, विच इज टेकिंग 4 GB रैम, जबकि जो डोमेन है वो 2 GB रैम ले रहा है और सिस्टम के पास टोटल 4 GB कंज्यूम कर रहा है। जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि जो 4 GB तक जो है ना वो इसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम या हाइपरवाइजर को रिक्वायर्ड होगा और वो सिर्फ कंज्यूम कर लेगा अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। अब हम बेसिकली नेक्स्ट लेवल पे आते हैं, तो नेक्स्ट बार हमारे पास आ रही है जो कि कंट्रोल सेंटर हमें बताता है। कंट्रोल सेंटर में हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तमाम लॉग्स मिल जाती है तमाम ऑपरेशंस की, जिसमें अगर कोई भी सिचुएशन आती है, कोई इंफॉर्मेशन होती है तो ये लॉग्स अवेलेबल होती हैं। कंडीशंस हमारे पास मौजूद है, अगर कोई स्पेसिफिक कंडीशन इसमें आई है तो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। कंट्रोल हमारे पास मौजूद है जिसमें आप जो है ना वो सिस्टम या क्लस्टर को शट डाउन कर सकते हैं। मीडिया का ऑप्शन आपके पास मौजूद है जिसमें आप किसी भी वर्चुअल मशीन के लिए ISO अपलोड कर सकते हैं, जस्ट क्लिक अपलोड बटन और आप इजीली कोई भी VM को अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर आप रिमोट क्लस्टर ऐड करना चाह रहे हैं रिमोट साइट से तो आप इजीली यहाँ से एक क्लस्टर ऐड कर सकते हैं। अगर आपको स्केल कंप्यूटिंग की सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है तो आप सपोर्ट टिकट ओपन करने के बाद यहाँ पर स्केल इंजीनियर को अलाउड कर सकते हैं थ्रू प्रोवाइड अ सिंगल कोड। ठीक है, जैसे आप उसको अलाउ करेंगे उसके बाद ही जो है ना वो स्केल सपोर्ट जो है आपके क्लस्टर को एक्सेस कर सकेगा। शेड्यूलर का ऑप्शन मौजूद है जो कि स्नैपशॉट के लिए आप डिफरेंट टाइप के शेड्यूल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये टेम्पलेट होती है, ये टेम्पलेट बेसिकली यूज हो जाएगी आपकी VMs के अंदर। उसको हम आगे जो है ना वो VM की डिटेल में देखेंगे कि कैसे यूटिलाइज होगी। अच्छा, इसके बाद ये कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स हैं जिसमें आप SMTP सेटिंग बता सकते हैं, टाइम जोन या टाइम सर्वर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और अलर्ट्स के लिए पार्टिसिपेंट को डिफाइन कर सकते हैं कि आपने जो अलर्ट्स होंगी एनी सिचुएशन वो किन लोगों को रिसीव होंगी। उसके बाद आपके पास जो है ना वो syslog सर्वर का एक ऑप्शन मौजूद है कि अगर आप syslog के साथ इसको अटैच करना चाह रहे हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। SSL सर्टिफिकेट आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अपडेट अगर अवेलेबल होगी तो यहाँ पे बेसिकली एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी, आप सिंपल अपनी कन्वीनियंट के मुताबिक अपडेट रन कर सकते हैं। यूजर मैनेजमेंट आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, जब आप यूजर क्रिएट करते हैं तो आप रीड ओनली एक्सेस दे सकते हैं, एडमिन दे सकते हैं, कस्टमाइज करा सकते हैं। तो ये कस्टमाइज में आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि वो यूजर जो कस्टमाइज होगा वो क्या क्या कर सकता है। तो ये बेसिकली एक बेसिक नीड है। सपोर्ट के लिए लिंक सारे मौजूद हैं, अगर कोई सिचुएशन आती है तो आपको सपोर्ट रिक्वायर्ड है तो आप उसको यहाँ से अवेल कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक हमारा था कंट्रोल सेंटर। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं, हम अगर हम नई VM क्रिएट करना चाह रहे हैं तो मीनवाइल हम एक विंडोज की VM क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा, ये बेसिकली हमने नाम डिफाइन किया, डिस्क्रिप्शन डाल दिया और टैग डाल दिया। टैग हम बेसिकली ग्रुप्स हैं जो कि अभी आप करंट स्क्रीन पे देख रहे होंगे, डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स हमने बनाए हुए हैं। ठीक है, और उस टैग में वो ऐड हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बूट टाइप हम डिफाइन कर सकते हैं। CPU आपने कितनी कोर्स अलॉट करनी है इस VMs को,
ठीक है, वो आप डिफाइन कर सकते हैं। टोटल मेमोरी कितनी अलॉट करनी है, ठीक है, और ड्राइव या डिस्क स्टोरेज आपने क्या प्रोवाइड करना है। अगर कोई इजाफी ड्राइव चाहिए तो हम यहाँ से ऐड का बटन क्लिक करके इजाफी ड्राइव क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ डिफाइन करेंगे जो हमारे पास अपलोडेड आईएसओज हैं, ठीक है। हम अभी विंडोज 2019 सर्वर है, उसको एक वीएम क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये मशीन हमारी यहाँ पे अपेयर हो गई। हम इसको स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे। ओके, हम इसको इनिशिएट कर देते हैं। उसके बाद हम फर्दर एक्सप्लोर करेंगे जीयूआई को कि वो किस तरह। ये हमने डेटा सेंटर डेस्कटॉप एक्सपीरियंस सेलेक्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, सिस्टम इंस्टॉलेशन। अच्छा, इसमें बेसिकली हमें एक दफ़ा जो है ना वो इसका ड्राइवर लोड करना पड़ता है, ताकि हमें जो है ना वो ये बेसिकली जो हाई परफॉर्मेंस केवीएम का वर्ड आईओ ड्राइवर है, उसके लिए ओके, ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती है, तब तक हम उसको एक्सप्लोर कर लेते हैं हमारे यूआई को। अच्छा, जैसे हमने यहाँ प्लस किया था तो हमने एक न्यू वीएम क्रिएट की, ठीक है, और हमने उसको अभी प्रोसीड कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है इंपोर्ट का। ये जो नेक्स्ट बटन है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द इंपोर्ट। अगर हमें कोई फॉरेन वीएम या इसकी अपनी SC3 की वीएम इंपोर्ट करनी है जो कि किसी भी एसएमबी शेयर के ऊपर मौजूद होगी, हम उसको यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे व्यू डिफरेंट कर सकते हैं कि हमें जो है ना वो जो ये जो ग्रुप्स हैं उसको सारे एक्सपेंड करने हैं या कॉन्ट्रैक्ट करने हैं, तो उसके लिए ये बटन मौजूद है। उसके बाद हम यहाँ जो है ना वो डिफरेंट व्यू कर सकते हैं, जो कि इंफॉर्मेशन का व्यू मिल जाता है, हमें डिवाइसेस का व्यू मिल जाता है, ठीक है, और हमें स्नैपशॉट का व्यू मिल जाता है, जो कि तमाम वीएम के ऊपर वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इस बात के बाद हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम स्पेसिफिकली जो है वो तमाम वीएम्स को एट वंस पावर ऑन कर सकें, शट डाउन कर सकें, या रिबूट कर सकें, या इसका स्नैपशॉट क्रिएट कर सकें, या उनको डिलीट कर सकें। ये ऑप्शन हमारे पास यहाँ मौजूद है। उसके बाद हम यहाँ पे फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं कि तमाम विंडोज जो कि मैंने अपना कन्वीनियंट के लिए विंडोज का एक ग्रुप बनाया है, वो विंडोज की वीएम सारी मुझे यहाँ पे अपेयर हो जाएंगी। अच्छा, उसके बाद मैंने लिनक्स की एक वीएम बनाई है, तो मैं यहाँ पे फिल्टर में एक लिनक्स की वीएम अगर मौजूद है तो यहाँ पे आ जाएगी। इसके अलावा एक ग्रुप में मैंने जो है ना वो फायरवॉल की एक सेपरेट बनाई है, तो ये फायरवॉल जितनी भी डिप्लॉयड है इस क्लस्टर में वो यहाँ पे अपेयर हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हम मूव होते हैं
ये जो पैनल है, जो कि ईच पैनल रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल वीएम, जो कि जो मोस्ट लेफ्ट साइड है उसके अंदर एक पैरेलल्स की रास वीएम है, एक विंडो डोमेन वीएम है, ठीक है। अच्छा, ये डोमेन के ऊपर हमने एक पावर बटन है, जो कि पावर बटन प्रेस करने के ऊपर हमें पावर के डिफरेंट ऑप्शन दे देगा। हम इसको रिबूट कर सकते हैं, शट डाउन कर सकते हैं, पावर ऑफ कर सकते हैं या कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमें इस पैनल या इस वीएम का कंसोल चाहिए तो हम सिंपल एक क्लिक के ऊपर इसका कंसोल ओपन कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्योंकि ये मशीन आई थिंक उसके बाद हमारे पास कंसोल आ गया। हमने इंफॉर्मेशन का व्यू ले लिया जिसमें तमाम मशीन की समरी आ जाती है, ठीक है। हमें डिवाइस का व्यू आ जाता है स्पेसिफिकली किसी भी वीएम का, ठीक है, जिसमें डिवाइस जो भी डिप्लॉयड है उसके ऊपर उसकी यहाँ डिटेल आ जाती है, जिसमें आप करंटली SWDB विन सर्वर ISO इसके साथ अटैच है, ठीक है। एक और ISO अटैच है, इसके अलावा इसके अंदर एक ड्राइव अटैच है 100 GB की और एक नेटवर्क कार्ड अटैच्ड है। हम इसमें नेटवर्क कार्ड फर्दर भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास स्नैपशॉट के ऑप्शन आ जाते हैं। स्नैपशॉट में हमारे पास जो अवेलेबल स्नैपशॉट्स हैं वो सारी यहाँ लिस्ट अपेयर हो जाती है। इस स्नैपशॉट से हम इजीली कोई भी वीएम इंस्टेंटली अप कर सकते हैं या किसी भी वीएम को डायरेक्टली माउंट कर सकते हैं स्नैपशॉट से, और वो जो स्नैपशॉट एक ड्राइव के तौर पे माउंट हो जाएगी हमारी वर्चुअल मशीन में। अच्छा, यहाँ से हम डायरेक्टली एक वीएम क्लोन कर सकते हैं, यानी हमने मल्टीपल स्नैपशॉट शेड्यूल किए हैं जो कि आप स्क्रीन पे अभी करंटली देख रहे हैं। इसी वीएम को इस टाइम फ्रेम में हम क्लोन करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो जैसे हम क्लोन का बटन प्रेस करेंगे हमारे पास एक न्यू क्लोन क्रिएट हो जाएगा इसी वीएम का, ठीक है, और उसको हम आसानी से पावर अप कर सकते हैं। अच्छा, ये बेसिकली कुछ हमने इस पे एक्टिविटी की थी तो इसलिए आई थिंक इस वर्चुअल मशीन में कोई इशू है। तो हम बेसिकली इस मशीन को ऑन करते हैं। अच्छा, हम मीनवाइल ये जो मशीन है ये हमारी अपेयर हो गई है, इस पे हम क्रेडेंशियल डालते हैं। ये हमारी मशीन रेडी हो गई। अच्छा, अब हम इस मशीन के साथ, ये हमारी मशीन है, इसमें हम एक स्नैपशॉट क्रिएट करते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे बटन प्रेस करेंगे, ये बेसिकली स्नैपशॉट का बटन है, उससे हमारा एक स्नैपशॉट क्रिएट हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन मौजूद है कि हम शेड्यूल स्नैपशॉट क्रिएट करें, जो कि हमने यहाँ बनाया हुआ है 1 आवर स्नैपशॉट, यानी हर 1 घंटे में एक स्नैपशॉट क्रिएट करेगा। अब बेसिकली ये जो स्नैपशॉट का ऑप्शन है उसमें एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है, वो ये है
क्या जब हम इसको एडिट करते हैं, ठीक है, और इस एडिट में हमें ये देता है कि भाई आप फ्रीक्वेंसी आपने क्या रखनी है, ठीक है, डेली, मिनटली भी कर सकते हैं, आवरली भी कर सकते हैं, डेली, वीकली या मंथली। इसके अलावा एवरी आवर ये एक स्नैपशॉट क्रिएट करेगा, ठीक है। अच्छा, इस स्नैपशॉट की जो रिटेंशन है वो कितना ड्यूरेशन के लिए रखना है वो आप यहाँ डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, या डिफरेंट रिमोट रिटेंशन भी आप इस पे मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। डेज, वीक्स, मिनट्स आप डिफाइन कर सकते हैं कि कितने ड्यूरेशन के लिए इस स्नैपशॉट को रिटेन रखना है, ठीक है, ताकि वो उसको रिसाइकल करे स्टोरेज को, ताकि आप अपने स्टोरेज को मेंटेन रख सकें। ओके, अब हम क्या करते हैं, बेसिकली हम एक स्नैपशॉट क्रिएट करते हैं इस वाली वर्चुअल मशीन मैनुअली, ठीक है। ये स्नैपशॉट अवेलेबल हो गया। जब ये स्नैपशॉट अवेलेबल हो गया तो हमारे पास अब दो ऑप्शन है। हम या तो इस स्नैपशॉट से एक क्लोन कर सकते हैं न्यू वीएम, ठीक है, इसकी डिस्क्रिप्शन डालते हैं और विंडोज डालते हैं कि मैक एक्सेस ऑटोमेटिकली इसको करेगा। तो ये हमने क्लोन किया और ये हमारे पास जो विंडो 19 की वीएम थी इसको हमने क्लोन किया था और यहाँ पे अवेलेबल हो गई। अब हम इसको यहाँ से डायरेक्टली पावर अप कर सकते हैं। ये हमारी क्लोन की भी विंडोज है। और ये अवेलेबल हो गई। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जब हमने इसको स्नैपशॉट क्रिएट किया था, ठीक है, हमारे पास एक और ऑप्शन मौजूद है कि हम स्नैपशॉट को माउंट कर सकते हैं किसी भी अवेलेबल वीएम में, ठीक है। अभी मैं करंटली इसी वीएम में इसको माउंट करता हूँ ताकि हम इसको देख सकें इन एनी सिचुएशन के। अगर आपने मल्टीपल क्लोन्स क्रिएट किए हैं, मल्टीपल स्नैपशॉट क्रिएट किए हैं, अच्छा, उस स्नैपशॉट से अगर आप स्पेसिफिक को डेटा रिकवर करना चाह रहे हैं तो उसको आप इजीली माउंट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग अ सिंगल बटन। जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो ये बेसिकली माउंट हो गई विंडोज 19 में। ठीक है, ये इस मशीन के ऊपर माउंट हो गई। अब हम उसमें से डेटा रिकवर कर सकते हैं आसानी से। ये ड्राइव यहाँ पे ऑफलाइन अपेयर हुई है, मुझे इसको ऑनलाइन करना पड़ेगा, ठीक है, और ऑनलाइन के साथ ही ये अवेलेबल हो जाएगी एज अ जी ड्राइव। तो ये जी ड्राइव के तौर पे अवेलेबल हो गई। अब इसमें मुझे जो कुछ अगर रिकवर करना है तो आसानी से मैं यूजर के एक्सेस में से डेटा रिकवर कर सकता हूँ, ठीक है। इसको ऑफलाइन कर दिया ताकि हम वहां से इसको अनमाउंट भी कर सकें। ये मेरी ड्राइव ऐड हुई थी, अब यहाँ से मैं इसको डिलीट कर दूंगा। तो यहाँ से वो रिमूव हो गए। ओके, अच्छा, अब
करंटली स्टेटस ये है कि हम नेक्स्ट उसमें जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन मौजूद है, आप वीएम को इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास किसी भी वीएम में एक्सपोर्ट का ऑप्शन भी मौजूद है। आप यहाँ से एक आसानी से असेंबली शेड के ऊपर किसी भी वीएम को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि अगर आप इसको कहीं बैकअप करना चाह रहे हैं फॉर द लेटर यूज, आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो ये कि हमने स्नैपशॉट क्रिएट कर लिया, हमने वीएम को माउंट कर लिया स्नैपशॉट को, ठीक है, शेड्यूल स्नैपशॉट देख लिया। अब हम बेसिकली वेरीफाई करते हैं इस वीएम को फेल ओवर और फेल बैक करके, ठीक है। इसमें हमें नेटवर्क ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमने फ्रेश वीएम डिप्लॉय की है। ठीक है, तो हमारा नेटवर्क अवेलेबल हो गया। ये इसको आईपी आसान हो गई, ठीक है। उसके बाद अब हम बेसिकली जो नेक्स्ट हमारा जो टेस्ट है वो है फेल ओवर। फेल ओवर के लिए अब मैं क्या करूंगा बेसिकली, अच्छा, हमारी जो करंट वीएम है जिसको अभी हमने एस्टैब्लिश किया या डिप्लॉय किया है वो है विंडो 19-A। अगर आप इसके पैनल में देखें तो विंडोज 19A जो है ना, वो हमारा जो नोड है वो चल रही है 201 के ऊपर, ठीक है। तो अभी हम टेस्टिंग पर्पस के लिए इस नोड में से नेटवर्क केबल रिमूव करेंगे, ठीक है, ताकि जो है बाकी जो वर्किंग नोड्स हैं उसके ऊपर ये स्विच हो सके ऑटोमेटिकली और वो हमारे लिए अवेलेबल हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल, सबसे पहले हम एक पिंग लगाएंगे। हमने पिंग लगा दी है। आई थिंक आप पिंग की स्क्रीन देख नहीं पा रहे होंगे। आई थिंक ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन जो है ना वो आपको व्यू नहीं करा रहा। ओके, अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, मैं जो है ना वो रिमूव करूंगा केबल को 201 के, ठीक है। और फिर हम देखेंगे कि ये हमारी जो मशीन है वो किस तरह रिस्टोर होती है, इस पे किस तरह मैसेजेस आते हैं ऑफलाइन होने के, ठीक है, और किस तरह जो है ना वो ये रिजॉल्व करेगा। तो 201 का मैंने नेटवर्क रिमूव कर दिया, ठीक है, और उसका पिंग मेरे से जो है ना वो यहाँ से डिसअपेयर हो गया, जबकि उसकी जो वीएम्स है उसका भी पिंग ब्रेक हो गया। क्योंकि 201
अच्छा, मेरे पास मैसेज आ गया, डेटा रिडेंडेंसी इज डिग्रेडेड, ठीक है। और थोड़ी देर में जो है ना ये जो नोड है वो ऑफलाइन हो जाएगी। ये मैसेज आ गया कि डाउन और अनरीचेबल वाया लैंड 201 जो है ना वो अनरीचेबल हो गई है। और ये यहाँ से जो पैनल में से ऑफलाइन हो गई, ठीक है। अब ये तकरीबन जो है ना विद इन 3 मिनट, विद इन 4 मिनट दोबारा रिस्टोर हो जाएगी हमारी वीएम एक गुड वर्किंग नोड्स के ऊपर। जबकि मेरे पास एक ईमेल भी रिसीव हो गई है क्लस्टर में से नोड की जो डिसअपियर हुई है उसके लिए। अच्छा, मैं इसको शेयरिंग दोबारा ऑन कर रहा हूँ इसकी, क्योंकि कुछ स्क्रीन आपको आई थिंक विजिबल नहीं है। अच्छा, हमारी बेसिकली वर्चुअल मशीन वापस आ गई है, आप देख रहे होंगे नोड 203 के ऊपर, ठीक है। और हम यहाँ से आसानी से उसको व्यू कर सकते हैं। ये हमारी वर्चुअल मशीन वापस आ गई। उस पर कुछ एक्स्ट्रा वीएम आई थिंक चल रही है। ये हमारी वीएम वापस आ गई, जो कि हमारी 201 नोड के ऊपर डिप्लॉयड थी, ठीक है। अब ये जो है ना ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो गई है और ये सेम आईपी के ऊपर अवेलेबल हो गई 97 के ऊपर। इट इज डायनामिक आईपी।
फिक्स आईपी नहीं थी, और उसी आईपी पे ये रिस्टोर हो गई है 203 नोड के ऊपर। ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम दोबारा जो है ना वो नोड जो है उसको दोबारा रिस्टोर कर रहे हैं 201 को। ठीक है, अभी चूंकि 201 कनेक्टेड नहीं है तो मैं अभी इसकी जो केबल है दोबारा प्लग इन करता हूँ, और हम फिर देखेंगे कि वो किस तरह दोबारा इस नोड के ऊपर जो हमारी वीएम थी Win19-A वो रिस्टोर होती है 201 नोड के ऊपर। मैंने दोबारा प्लग इन कर दिया नेटवर्क केबल नोड 201 के ऊपर, और उसकी आईपी रिस्टोर हो गई। अब थोड़ी देर में ये जो इसको रिकग्नाइज कर लेगा इस नोड को, और जो 201 का जो पैनल है वो यहाँ पर ऑनलाइन हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और हमारी जो वीएम थी Win19-A वो दोबारा प्रिफर्ड नोड के ऊपर रिस्टोर हो जाएगी। एक और हम पिंग 97 पे लगा देते हैं। अच्छा, हमने 97 पे भी एक पिन लगा दिया ताकि हम उसको मॉनिटर कर सकें कि किस तरह ये रिस्टोर होती है और कितनी देर के लिए ये जो 97 है वो डाउन होती है और दोबारा स्विच हो जाती है नोड के ऊपर 201 के ऊपर। क्योंकि अभी ये जो नोड है वो 203 के ऊपर ही विंडोज हमारी चल रही है वीएम। अच्छा, ये मैसेज भी आ गया मेरे पास कि वीएम अटेम्प्ट टू माइग्रेट बैक टू दी प्रिफर्ड नोड। तो ये ऑटोमेटिकली जो प्रिफर्ड नोड है जिसके ऊपर इसने इसको डिप्लॉय किया था उसी के ऊपर इसको रिस्टोर करेगी, और हमारी जो वीएम है वो वापस रिस्टोर हो जाएगी इसी नोड के ऊपर। ये हमारी नोड यहाँ ऑनलाइन हो गई है। अब बेसिकली जो माइग्रेशन या रिस्टोरेशन प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, और उसके बाद हमारी वीएम प्रॉपरली उसी नोड्स के ऊपर अपीयर हो जाएगी।
ये हमारी वीएम रिस्टोर हो गई 201 के ऊपर जो भी वीएम चल रही थी दोबारा, ठीक है। और आपने देखा कि एक सिंगल पिंग हमारा जो ना लॉस्ट हुआ है ड्यूरिंग द स्विच ओवर। तो ये बेसिकली हमारा एक कंप्लीट डेमो था रिगार्डिंग दी HC3 इंट्रोडक्शन विद द डेमो, ठीक है। अब हम आपको बेसिकली बताते हैं इसमें एट दैट पॉइंट अगर कोई भी आपका क्वेश्चन या क्वेरी हो तो काइंडली आप अपना चैट यूज करें, अपना माइक यूज करें, ठीक है। हम उसको रिप्लाई करते हैं। जबकि एक अभी ऑलरेडी क्वेश्चन मौजूद है कि कैन वी प्रोवाइड नेटवर्क डिटेल्स थ्रू द GUI। नहीं, बेसिकली हम जब क्लस्टर डिप्लॉय करते हैं उसी के साथ सारी नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। जो भी नोड्स की और जो IPs होंगी वो हम एट द डिप्लॉयमेंट डिफाइन कर लेते हैं। बाकी हम जो VMs की जो है नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम वेरी कर सकते हैं। जबकि नोड की IPs वगैरह हम क्लस्टर की डिप्लॉयमेंट के वक्त ही डिफाइन करते हैं। तो ये एक क्वेश्चन था जो कि हमने इसको आंसर कर दिया। अगर कोई फर्दर क्वेश्चन है तो काइंडली आप यूज कर लें अपना माइक या चैट, फिर हम इसको कंक्लूड करते हैं। और मीनवाइल हम आपको एक इसका ये जो डेटा सेंटर अभी जो चल रहा है उसका एक वीडियो सेशन भी आपको देते हैं ताकि आपको आइडिया हो सके कि ये डेटा सेंटर जो है ना वो इसका साइज क्या है, फिजिकली साइज क्या है। अच्छा, ये बेसिकली अभी अगर आप कश्यप ने वीडियो शेयर की है बेसिकली इसकी लाइव वीडियो, अगर आप अभी देख सक रहे हो तो ये बेसिकली हमारा जो हमने अभी डेमो परफॉर्म किया है वो इसी क्लस्टर के ऊपर किया है, ठीक है। थोड़ा सा इनको क्लोज लुक दे दें। अच्छा, काइंडली कंफर्म करें कि आप लाइव व्यू देख रहे हैं क्लस्टर का। आप चैट पे कंफर्म करने प्लीज। आपको स्क्रीन मेरी शो हो रही है, प्लीज मुझे कंफर्म करिए।
कश्यप जरा उसको क्लोजअप दिखाओ। स्क्रीन शो हो रही है? आप लोग को मेरी प्लीज कंफर्म करें। हेलो। कोई प्लीज कंफर्म करेगा कि आप उसको व्यू कर पा रहे हैं क्लस्टर को? स्क्रीन नजर नहीं आ रही। अच्छा, एक सेकेंड, अभी हम जरा चेक करते हैं कि आप स्क्रीन क्यों नहीं देख पा रहे। थोड़ा सा काइंडली स्क्रीन शेयर हो रही है? वीडियो नजर आ रही है? जी, आपका स्क्रीन शो हो रही है? हाँ हो रही है। अच्छा, कश्यप काइंडली जरा उनको व्यू करा दें, क्लोज व्यू करा दें। देखिए, ये बेसिकली हमारा 3 नोड का क्लस्टर है, जो कि हमने यहाँ इंटेल नूब के ऊपर ये चल रहा है करंटली, और ये इसका टोटल साइज है, जिसके हम आप ऊपर तकरीबन जो है ना वो आसानी से 10 VM डिप्लॉय कर सकते हैं। ये इसका नेटवर्क केबल है जो कि स्विच पे कनेक्टेड है। नीचे स्विच दिखाएं कश्यप। ये इसका एक सिंपल स्विच है जो कि इस नोड को कनेक्ट करता है, और ये जो ग्रीन वायर देखते हैं ये बेसिकली इसका पब्लिक नेटवर्क है, जो कि जिस पे हमने इंटरफेस दिया हुआ है। अच्छा, इसी के ऊपर जो है ना इसका जो है वो नेटवर्क चलता है, बैकप्लेन नेटवर्क और इसका पब्लिक नेटवर्क, 2 टाइप के नेटवर्क इस पे डिफाइन होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक सिंपल डेटा सेंटर है, जो कि आई थिंक दुनिया का जो है ना वो एक स्मॉलेस्ट डेटा सेंटर होगा, जिसके ऊपर हम बड़ी आसानी से और सिंपल तरीके से कोई भी VM वर्चुअल मशीन को मैनेज कर सकते हैं।
अच्छा, अब मैं आपको जो है ना वो इसमें कोई सवाल है तो काइंडली आप कर सकते हैं, अदरवाइज मैं इसकी कुछ आपको जो है ना वो कॉन्फ़िगरेशन शो करता हूँ स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, करंटली ये जो क्लस्टर डिप्लॉयड है जिसका आप अभी लाइव डेमो देख रहे हैं, इस कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रही होगी, ठीक है। इसका जो सीपीयू है वो कोर i3 6 कोर है क्लस्टर का, जबकि नोड का जो है वो है 2 कोर्स ऑन ईच नोड। जो रैम है आपको अवेलेबल होती है 45 GB टोटल, जबकि जो ईच नोड है वो 16 GB डिप्लॉयड है। टोटल जो डिस्क स्टोरेज अवेलेबल है क्लस्टर के लिए वो 649 GB है और 256 पर नोड डिप्लॉयड है। आप किसी भी आईपी से जो कि किसी भी नोड की आईपी से इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और हमने जो इसको डिफाइन किया है वो 201, 202, 203 सिक्वेंशियली किया है, ठीक है। ये तमाम नोड्स की आईपीज हैं। उसके बाद इसका एक नेटवर्क होता है, प्राइवेट नेटवर्क, विच इज कॉल्ड बैकप्लेन नेटवर्क। बैकप्लेन नेटवर्क हमें डिफाइन करना पड़ता है उसके लिए, ताकि जो नोड्स के दरमियान कम्युनिकेशंस हैं, जो कि रेप्लिकेशन होती है, वो इंटर कम्युनिकेशन होती है, वो थ्रू दिस सबनेट जो है ना कम्युनिकेट करेगा। तो इसलिए हम इसको सेपरेट रखते हैं। तो ये बेसिकली एक सिंपल कॉन्फ़िगरेशन है जो कि इस डेटा सेंटर की आपके सामने हमने अभी प्रेजेंट की है। ओके, सो दैट्स ऑल बाय द डेमो एंड प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर कोई सवाल करंटली अगर मौजूद है तो आप काइंडली चैट यूज करें, माइक यूज करें, और अगर फ्यूचर में अवेलेबल है तो उसके लिए हमारे जो कॉन्टेक्ट है ये स्क्रीन पे अभी आप देख रहे होंगे, आप इस पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी किस्म की क्यूरी के लिए कोई सवाल हो आप ईमेल कर सकते हैं,